आज का शीर्षक है माँ का दर्द। पिताजी, यह आप कह रहे हैं। आपने तो हमेशा मुझे दया का पाठ पढ़ाया, परोपकार की सीख दी। और फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार भी तो नहीं होते। आखिर इसमें बुराई क्या है पिताजी? रजत ने बहुत प्यार से बात को आगे बढ़ाया। पूछते हो बुराई क्या है? अरे तुम्हारा तो ये फैसला ही बेहुदा है। अस्पतालों के दरवाजे क्या बंद हो गए हैं जो तुमने अनाथालय का रुख कर लिया? और मैं तो कहता हूँ कि यदि इलाज करने से डॉक्टर हार जाए तब भी अनाथालय से बच्चा गोद लेना किसी भी नज़रिए से जायज़ नहीं है। ना जाने किस किस के पापों के नतीजे पलते हैं वहाँ पर, जिनकी ना जाति का पता ना कुल का। पिताजी, यह आप कह रहे हैं? आप ही तो कहते हो इस संसार में जन्म लेना किसी जीव के हाथों में नहीं है। जीवन मरण सब विधि के हाथों होता है। यह इंसान के वश की बात नहीं। तो फिर वह मासूम किस दशा में पापी हुए? इस संसार में आना तो उनका दोष नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या, क्या सही है क्या गलत? राधेश्याम ने माथे पर बल डालकर प्रश्न किया। माना वे बच्चे निष्पाप हैं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या जानते हो? जवानी में जब बच्चे के खून का रंग सिर चढ़कर बोलेगा, तब क्या करोगे? बच्चे का अनाथालय में पहुंचना ही उनके माँ बाप की अनैतिक करतूतों का सबूत है। ऐसी संतान से तुम किस भविष्य की कामना कर रहे हो? मैं बेटे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। पिताजी, आपका भय वह संदेह जायज़ है, पर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में केवल खून के गुण ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रजत पिताजी को समझाने का प्रयास कर रहा था, और बगल में खामोश बैठी ज्योति, रजत की पत्नी, निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। ज्योति को संतान होने के बारे में डॉक्टरों को उम्मीद थी कि वह आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसमें लाखों का खर्चा आएगा। लेकिन रजत की कुछ और ही सोच थी। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपए क्या केवल इसलिए खर्च किए जाएं कि हम अपने जने बच्चे के माँ बाप कहला सकें। यह तो केवल आत्मसंतुष्टि तक सोचने वाली बात होगी। इससे बेहतर है कि किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर यह पैसा उसके भविष्य पर लगा दें। इससे माँ बाप बनने का गौरव भी प्राप्त होगा, वह रुपए का सार्थक प्रयोग भी होगा। ज्योति, बस ज़रूरत केवल बच्चे को पूरे मन से अपनाने की है। फ़र्क वास्तव में खून का नहीं, बल्कि अपनी नज़रों का होता है। रजत ने जिस दिन यह कहकर ज्योति को अपने मन के भावों से परिचित कराया था, वह बेहद खुश हुई थी, और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। पर अगले ही क्षण माँ और पिताजी का ख्याल आते ही वह चुप हो गई थी। रजत का अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि माँ पिताजी की सहमति की उसे उम्मीद नहीं थी, और उन्हें नाराज करके वह कोई कार्य करना नहीं चाहती थी। ज्योति ने रजत से कहा था, पिताजी से पहले सलाह कर लो, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन रजत नहीं माना और कहने लगा, अभी तो अनाथालय की कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अभी से बात क्यों छेड़ी जाए? उचित समय आने पर माँ पिताजी को बता देंगे। रजत और ज्योति ने आखिर अनाथालय जाकर बच्चे के लिए आवेदन पत्र भर दिया था। लगभग 3 माह के बाद आज रजत ने शाम को ऑफिस से लौटकर ज्योति को यह खुशखबरी दी कि अनाथालय से बच्चे के मिलने की पूर्ण सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब कभी भी जाकर हम अपना बच्चा अपने साथ घर ला सकते हैं। भाव विभोर ज्योति की आंखें मारे खुशी के आंसू के रूप में बहने लगी, और वह आंचल से उन्हें पोंछ लेती। उसे लगा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद
उसके ममता की धारा में एक नन्ही जान की नौका प्रवाहित हुई है, जिसे तूफान के हर थपेड़े से बचाकर पार लगाएगी। उस नन्ही जान को वो बहुत प्यार और स्नेह से संवारेगी। रजत की धड़कनें भी तो यही कह रही हैं कि जब मेरा नन्हा बच्चा घर आएगा तो उसके लालन पालन में वह कोई कमी नहीं होने देगा। आने वाली सुख घड़ी की कल्पना में खोए ज्योति व रजत ने सुनहरे सपनों के अनेक ताने बाने बुन लिए थे। आज पिताजी के हाथ से एक तार खींचते ही सपनों का वह ताना बाना कितना उलझ गया। ज्योति अनिश्चितता के भंवर में उलझी रही। यही सोच रही थी कि माँ को मुझसे कितना स्नेह है और क्या वह नहीं समझ सकती मेरे हृदय की पीड़ा। आज पिताजी की बातों पर माँ का इस तरह से चुप्पी साधे रहना ज्योति के दिल को तीर की तरह बेध रहा था। रजत लगातार पिताजी को समझा रहा था, पिताजी क्या आप भूल गए जब मैं बचपन में डेंगू होने से बहुत बीमार पड़ा था और मेरी जान पर बन आई थी। डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून ना आपके खून से मेल खा रहा था ना माँ से। ऐसे में मुझे बचाने के लिए आपको ब्लड बैंक से खून लेना पड़ा था। यह सब आपने ही तो मुझे बताया था। यदि आप तब भी अपनी इस जाति वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। शायद मेरे प्रति आपके पुत्रवत प्रेम ने आपको तब तर्क वितर्क का मौका ही नहीं दिया होगा। तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा लिया। रजत, मुंह से बोलना एक बात है और हकीकत की कठोर धरा पर कदम जमाकर चलना और बात। ज़्यादा दूर की बात नहीं, केवल 3 मकान पार की ही बात है, जिसे तुम भी जानते हो। शर्मा जी का क्या हश्र हुआ। बेटा लिया था ना गोद, पाला पोसा, बड़ा किया और 20 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ आया तो चला गया ना। बेचारे शर्मा जी, वह तो कहीं का ना रहा। रजत बीच में ही बोल पड़ा, पिताजी हम सब यही तो गलती करते हैं। गोद ही लेना है तो उन्हें क्यों ना लिया जाए जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। कुल वंश जात बिरादरी के चक्कर में हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम दानी हैं जो कुछ देकर भूल जाएं। अक्सर लोग कुछ देने पर कुछ प्रतिदान पा लेने की अपेक्षाएं भी मन में पाल लेते हैं, फिर चाहे उपहार की बात हो या दान की। और फिर बच्चा तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को अपना जाया बच्चा दे दे और भूल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। माना अनाथालय में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना पिताजी। ये बात आप ही ने हमें बचपन में सिखाई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आप जैसी सोच के लोग ही अपनी बात भुला बैठेंगे, तब इस समाज का क्या होगा। आज मैं जापान की आकर्षक नौकरी और वहाँ की चमचमाती करती हुई जिंदगी छोड़कर यहाँ आपके पास रहना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तो यह क्या केवल मेरे रक्त के गुण हैं? नहीं पिताजी, यह तो आपकी सीख और संस्कार हैं। मैंने बचपन में आपको व माँ को जो करते देखा है वही सीखा है। आपने दादा दादी की अंतिम क्षणों तक सेवा की है। आपके सेवा भाव स्वतः मेरे अंदर रच बस गए। इसमें रक्त की कोई भूमिका नहीं है और ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहाँ अटूट खून के संबंधों में पनपी कड़वाहट आखिर में इतनी विषैली हो गई कि भाई भाई की जान के दुश्मन बन गए। देखो, मुझे तुम्हारे विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। राधेश्याम बोले, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बेवजह बहस से क्या लाभ। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हें अपनी जापान की नौकरी पर लात मारने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें ना तब रोका था ना अब रोक रहा हूँ, समझे। पर अपने इस त्याग के एहसान को भुनाने की फिराक में हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतना कहकर राधेश्याम अपनी धोती संभालते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। माँ भी चुपचाप आदर्श भारतीय पत्नी की तरह मुंह पर ताला लगाए पिताजी के पीछे पीछे कमरे में चली गई। थके हारे रजत व ज्योति
अपने कमरे में बिस्तर पर चिंतित पड़ गए। अब क्या होगा? ज्योति ने चिंतित स्वर में पूछा। होगा क्या? जो तय है वही होगा। सुबह हमें अपने बच्चे को लेने जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम उसे लेने जाएं। अपने निश्चय पे अटल रजत ने कहा। पर माँ, पिताजी की इच्छा के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनकी उपेक्षा बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी? कल को जब वह बड़ा व समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रही इन आशंकाओं को ज्योति ने रजत के सामने रखा तो वह बोला, सुनो, हमें जो कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोचो, फालतू की बातें मत सोचो। सुबह ज्योति की आंख जल्दी खुल गई और चाय बनाने के बाद ट्रे में रखकर माँ पिताजी को देने के लिए बाहर लॉन में गई, मगर दोनों ही वहाँ रोज की तरह बैठे नहीं मिले। खाली कुर्सियाँ देख ज्योति ने सोचा, शायद कल रात की बहसबाजी के बाद माँ और पिताजी आज सैर पर ना गए हों, लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों, तभी देर हो गई हो। मन में यह सोचते हुए ज्योति नहाने चली गई। घंटे भर में दोनों तैयार हो गए, पर अब तक माँ पिताजी का पता नहीं था। रजत और ज्योति दोनों चिंतित थे कि आखिर वे बिना बताए गए तो कहाँ गए। चिंतित ज्योति को माँ की बात याद आई। पिछले सप्ताह ही मोहल्ले में एक बच्चे के जन्मदिन के समय अपनी हम उम्र महिलाओं के बीच माँ ने हंसी में ही सही पर कहा जरूर था कि जिस दिन हमारा इस सांसारिक जीवन से जी उड़ जाएगा तो उसी दिन हम दोनों अपने गांव चले जाएंगे और वहीं बुढ़ापा काट देंगे। ज्योति ने रजत को यह बात बताई तो वह बोला, नहीं नहीं ज्योति, पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं, पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाएं। हो सकता है सैर पर कोई परिचित मिल गया हो तो बैठ गए होंगे, कहीं थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो हम चलते हैं। दोनों कार में बैठकर नन्हे मेहमान को लेने चल दिए। रास्ते पर ज्योति का मन बच्चा और माँ पिताजी के बीच में उलझा रहा, लेकिन रजत के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उमंग और उत्साह से भरपूर रजत के होठों पर सीटी की गुनगुनाहट ही बता रही थी कि उसे अपने निर्णय पर जरा भी पछतावा नहीं है। ज्योति का उतरा चेहरा देख कर वह बोला, यार क्या मुंह लटकाए बैठी हो, चलो मुस्कुराओ, तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा नन्हा मेहमान भी हंसना सीखेगा। नन्ही जान को आंचल में छुपाए ज्योति व रजत दोनों ही कार से उतरे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, पर बाहर ताला ना देख वे समझ गए कि माँ और पिताजी घर के अंदर हैं। रजत ने ही दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ ज्योति की धड़कनें भी तेज हो गई थी। नन्ही जान को सीने से चिपटाए वह रजत को ढाल बनाकर उसके पीछे हो गई। रजत दरवाजा खुला तो सामने माँ और पिताजी खड़े थे। पूरा घर रंग बिरंगी पताकों, गुब्बारों तथा फूलों से सजा हुआ था। ये सब कुछ देखकर रजत और ज्योति दोनों देखते रह गए। आओ बहू अंदर आओ, रुक क्यों गई, कहते हुए माँ ने बड़े प्रेम से नन्हे मेहमान को तिलक लगाया। पिताजी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया। अब तो दादा दादी का बुढ़ापा इस नन्हे सांवले सलोने बाल गोपाल की बाल लीलाओं को देख देख कर सुकून से कटेगा, क्यों बिमला, कहते हुए पिताजी ने बच्चे के माथे पर प्यार भरा हाथ फेरा। बाबूजी के मुख से बाल गोपाल शब्द सुनते ही रजत और ज्योति ने एक दूसरे को प्रश्न भरी नजरों से देखा और अगले ही पल ज्योति ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन पिताजी ये बेटा नहीं बेटी है तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल ना सही, राधा रानी ही सही, बच्चे तो प्रसाद की तरह हैं, फिर प्रसाद चाहे लड्डू के रूप में मिले चाहे पेड़े के, होगा तो मीठा ही ना। और इसी के साथ एक जोरदार ठाकर राधेश्याम ने लगाया। रजत अब भी आश्चर्यचकित सा पिताजी के इस बदलाव के बारे में सोच रहा था कि तभी वह बोले, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? यही ना कि कल राह का रोड़ा बने पिताजी, आज अचानक गाड़ी का पेट्रोल कैसे बन गए? हाँ पिताजी, सोच तो मैं यही रहा हूँ। रजत ने हंसते हुए कहा, बेटा सच कहूँ तो आज मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मुझे तुझ पर गर्व है। यदि आज तुम अपने निश्चय से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले की दृढ़ता को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वालों के सामाजिक जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना। यदि चार लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे तो चार टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमजोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी, और तुम्हारे कदमों का डगमगाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं
बल्कि आने वाली नन्ही जान के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता था। बस केवल इसीलिए मैं तुम्हें जांच रहा था। देखा ज्योति, मैंने कहा था ना तुमसे कि पिताजी ऐसे तो नहीं हैं। मेरा विश्वास गलत नहीं था। रजत ने कहा, बेटा तुम लोग की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। वह तो मैं तुम्हारे पिताजी के कहने पर चुप्पी साधे बैठी रही। इन्हें परीक्षा जो लेनी थी तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ कल रात तुम लोगों ने किस तरह काटी होगी। इतना कहकर बिमला ने पास बैठी ज्योति को अपनी भावों में भर लिया। वह तो ठीक है माँ, पर यह तो बताइए कि सुबह आप लोग कहाँ चले गए थे। मैं तो डर रही थी कि कहीं आप हरिद्वार। अरे पगली, हम दोनों तो राधिका के स्वागत की तैयारी करने गए थे। ज्योति की बातों को बीच में काटते हुए बोला, और अब तो हमारे चारों धाम यही हैं, राधिका के आसपास। सचमुच राधिका की किलकारियों में चारों धाम सिमट गए हैं, जिसकी धुन में पूरा परिवार मग्न हो गया था। आज बहुत सी औरत है जो माँ नहीं बन सकती, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों के जातिवाद के भेदभाव या फिर किस खून का है जैसे विचारों के कारण बच्चा गोद नहीं ले पाती। आशा करती हूँ ये कहानी कुछ हद तक लोगों के विचार बदलने में सहायक बनेगी। जय माता दी। धन्यवाद।